बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत उम्मीद थी पाकिस्तानियों को कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो जाएंगी, क्योंकि आलमी मंडी में एकदम पेट्रोल की कीमत नीचे चली गई है। लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने यह फैसला किया कि जितना हो सके मज़ीद अभी पैसा कमाया जाएगा। देखें, जब लाखों करोड़ों लोग रोज़ाना बहुत सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बेशुमार पेट्रोल पाकिस्तान के हर पेट्रोल पंप पे बिक रहा होता है, तो जितना वो पेट्रोल महंगा बिकेगा उतना ज़्यादा पैसा सरकार की जेब में जाएगा। ना सिर्फ सरकार की जेब में जाएगा बल्कि जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उनकी जेबों में भी जाएगा। पूरा एक माफिया है जो इस कारोबार के अंदर मुलव्वस है। और पाकिस्तान में जब भी कभी अवाम का और माफिया का मुकाबला होता है तो 99% माफिया जीतता है, क्योंकि माफिया हमेशा अपने मफाद के लिए इकट्ठा हो जाता है। माफिया हमेशा अपने फ़ायदे के लिए सर जोड़ के बैठ जाता है, लेकिन अवाम कभी भी अपने फ़ायदे के लिए इकट्ठी नहीं होती। वो कभी भी बाहर नहीं निकलते, कभी भी अपने मफाद के लिए आवाज़ नहीं उठाते, इसलिए माफिया अपनी मनमानी करता है। इस मरतबा ये हुआ कि आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत कम हो गई, बल्कि टके टोकरी हो गई। कीमतें वहाँ पहुँच गई जहाँ वो जंग से पहले भी नहीं थी, और ये उम्मीद की जा रही थी कि ये कीमतें वापस अपनी असली सतह पे आएंगी, या कम से कम 150 रुपये लीटर तक तो आएगा जहाँ इमरान खान साहब छोड़कर गए थे। ज़्यादा नहीं तो वहाँ तक तो पहुँच जाएं, क्योंकि इमरान खान बहुत महंगा पेट्रोल खरीद के आलमी मंडी से 150 रुपये लीटर में बेच रहा था और उसमें भी वो मुनाफा कमा रहा था। अब जो मौजूदा सरकार है ये इमरान खान की निस्बत लगभग 30% सस्ता पेट्रोल अब खरीद रहे हैं, और उसके बावजूद 150 रुपये का नहीं बेच रहे, 300 रुपये का बेच रहे हैं। और एक हफ्ता मजीद इन्होंने ये कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि हुकूमत के अपने लोग, एस्टेब्लिशमेंट के अपने लोग, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। सहाफ़ी और दानिश्वर वो बार बार ये कह रहे थे कि जी पेट्रोल की कीमतें कम करें आप। वज़रा ने यह दावा किया था कि जिस रफ्तार से हम ये पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसी रफ्तार से हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम भी करेंगे। लेकिन उस रफ्तार से ना तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, ना तो डीजल की कीमत कम हुई, बल्कि अब होगा यह कि अरबों रुपया पाकिस्तानी आवाम की जेबों से मजीद लूट मार करके निकाल लिया जाएगा। यही तरीका वारदात है। कभी जंग के बहाने पैसा लूटो, कभी अमन के बहाने पैसा लूटो, कभी मुश्किल फैसलों का कहकर पैसा लूटो, कभी कौम को हमारा साथ देना पड़ेगा ये कहकर पैसा लूटो, और कुछ भी करके ये पैसा लूटते रहते हैं। इनको दूसरा तरीका ही कोई नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत चल नहीं रही। अगर मईशत चल रही होती ना तो इनको इस तरह आवाम की जेबें काटने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन ये फिर भी शायद काट ही लेते, क्योंकि ये देखें ना, और रिपोर्टें भी आ रही हैं कि पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। यानी ये कैसे हो सकता है कि एक मुल्क में पार्लियामान मौजूद है और पार्लियामान को ऐसा बेवकूफ किया गया है कि पार्लियामान की मंजूरी के बगैर आप जो मर्जी कर लें। देखें ना, अमेरिका में भी पेंटागन ने पैसा खर्च किया जंग के ऊपर। उन्हें दोबारा पैसा चाहिए था, 80 अरब डॉलर से ज्यादा उन्होंने मांगे। 87 अरब डॉलर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो पार्लियामेंट दे पेंटागन को जंग की बंद में। तो वो पैसा उनकी पार्लियामेंट से मांग रहे हैं। जब तक वो अप्रूवल नहीं देगी वो पैसा उन्हें नहीं मिलेगा, पेंटागन को नहीं मिलेगा जो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज है। लेकिन यहां पे पूछते ही कोई नहीं पार्लियामान को। पार्लियामान की मंजूरी के बगैर 3177 अरब रुपए खर्च कर दिए गए। ये कितनी बड़ी अमाउंट बनती है आप जानते हैं? ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा पैसा बनता है, लगभग 11, साढ़े 11, 12 अरब डॉलर। इतना पैसा इन्होंने खर्च कर दिया और परवाह ही नहीं की। मुख्तलिफ वजारतों में अरबों रुपए की बेकायदगियां हुई हैं, रिपोर्टें सामने आ गई, को पूछने वाले ही नहीं है। मरियम नवाज साहब अपने खर्चों के बारे में बताती नहीं है। सवाब दीदी फंड्स कहां खर्च हुए कोई नहीं बताता। इश्तिहारात किस मद में कितने कैसे खर्च किए कोई नहीं बताता। अरबों रुपया इन्होंने इश्तिहारों के ऊपर लगा दिया, और इनकी सारी की सारी तवज्जो इस बात पे है कि जमीन पे कुछ हो या ना हो, मशहूरी हमारी होनी चाहिए, टिकटॉक हमारे बनने चाहिए, इश्तिहारात हमारे लगने चाहिए, हर जगह मरियम नवाज की शक्ल नजर आनी चाहिए। और नवाज शरीफ की शक्ल भी कहीं ना कहीं अब ये लगा देते हैं। पहले तो नवाज शरीफ को थोड़ा बहुत आगे रखते थे, कहीं ना कहीं उसका फोटो चिपका देते थे, लेकिन अब नवाज शरीफ को आहिस्ता आहिस्ता बाहर ही कर दिया। अब या तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो लगाते हैं, या छोटे मियाँ साहब जिनको वजीर आजम बनाया गया उनकी लगा देते हैं, या जाली फार्म 47 पे टिकटॉकर को वजीर आला बनाया गया उसका फोटो कहीं ना कहीं चिपका देते हैं, और किसी का फोटो भी ये नहीं लगाते। और इश्तिहारात के ऊपर उन्होंने कमर कसी हुई है कि जितने ज्यादा से ज्यादा इश्तिहारात ये देकर मीडिया को खरीद लें, बस यही एक कोशिश है जो ये लोग दिन रात करते हैं। अजीबोगरीब किस्म के पाकिस्तान में कवानीन पास किए जा रहे हैं, अजीबोगरीब किस्म के रूल्स मुतारिफ करवाए जा रहे हैं।
अभी एक अरसलान आदम साहब का मसला उठा और पाकिस्तान में बहुत सारे जो समझदार लोग हैं वो ये समझा रहे हैं एफबीआर को और हुकूमत को कि ये मत करो। मैंने कुछ अर्सा पहले आपको खबर भी दी थी कि इन्होंने इख्तियार दे दिया एफबीआर को, जिसके मर्जी अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होता कि एफबीआर किसी का अकाउंट खाली कर दे, जनाब आपने टैक्स नहीं दिया, आपने फला नहीं किया, ये नहीं किया तो हम आपका अकाउंट खाली कर रहे हैं। नहीं, हाँ, अकाउंट को आप ब्लॉक कर सकते हैं, उसको आप होल्ड कर सकते हैं। आप पैसे निकाल नहीं सकते, पैसों को होल्ड कर सकते हैं और फिर उसका मुकदमा चल सकता है। उस मामले के ऊपर जो है वो तहकीकात हो सकती हैं, उसके ऊपर खतो किताबत हो सकती है। यहां पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो जाए या कुछ इस किस्म की ट्रांजैक्शन जिस समझ ना आए बैंक को या सिस्टम में कहीं खराबी हो जाए तो वो फौरी तौर पे ब्लॉक कर देते हैं, तमाम पेमेंट्स को ब्लॉक कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं। उसके बाद आप दरखास्त देते हैं, वो सिस्टम उसको देखता है और उसके बाद आपको वापस आपकी सहूलत मिल जाती है। लेकिन पाकिस्तान में इन्होंने अजीबोगरीब काम किया जनाब। आप बैठे हुए हैं घर में या कहीं पे भी, आप सो रहे हैं, एफबीआर आपके बैंक में से पैसा निकाल कर ले जाएगा। जब आप ये करेंगे ना तो मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी इस तरह तो लोग अपना पैसा बैंकों में रखना ही छोड़ देंगे। तो जब लोग बैंकों में पैसा रखेंगे नहीं तो कारोबार कैसे करेंगे, और कारोबार के अंदर तो लोगों की वैसे ही दिलचस्पी नहीं है। तो अगर लोग बैंकों में पैसा नहीं रखेंगे तो सरकार को कैसे पता चलेगा कितना पैसा कहां से आ रहा है और कहां पे जा रहा है। तो सरकार तो फिर टैक्स मांग ही नहीं सकेगी, ये हालात हो जाएंगे सरकार के। तो ये बहुत अजीबोगरीब चीजें हैं जो पाकिस्तान में की जा रही है। दुनिया तरक्की कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, वो पेपरलेस मनी की तरफ जा रहे हैं और हमारे यहां पे मजबूर किया जा रहा है कि लोग पुराने नोटों को और चीजों को इकट्ठा करके अपनी तिजोरियों के अंदर भरें और अपने पैसे को सरकार से बचाएं। वरना किसी भी वक्त सरकार का मूड खराब हो गया या उन्हें पैसे चाहिए हुए या किसी की शक्ल सरकार को पसंद नहीं आई या आपका मौक़िफ़ सरकार को पसंद नहीं आया तो आपका पैसा निकाल के वो साइड पे कर देंगे। फिर आप अदालतों में केस करते रहे, आप अदालतों के चक्कर लगाएं, आप वकीलों के चक्कर लगाएं, वकीलों की फीसें भरते रहे, आपके पैसे आपको वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। किसी का पैसा जब चाहे वो जब्त कर लें। तो जो लोग पाकिस्तान में बैंकों में पैसा रखते हैं उनको इस पर आवाज उठानी चाहिए, शोर मचाना चाहिए और हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए कि ये हरकतें करने के बाद आप उल्टा पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को और पाकिस्तान की मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा देंगे। नाजरीन, अमेरिका और ईरान के बीच में दोबारा से लड़ाई शुरू हो गई। मैं आपको बता दूं एक्चुअली हुआ क्या। डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट से आपको मैं शुरू कर देता हूं। सबसे पहले तो यह हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि खिलाफ वर्जी जो है जंगबंदी की वो ईरान ने की है, जबकि ईरान का यह कहना है कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी अमेरिका ने की है। हुआ यह कि मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि एक दिन पहले ओमान के करीब से एक नया रास्ता बनाने की कोशिश की थी अमेरिकन ने कि यहां से वो ऑयल टैंकर्स को और बहरी जहाजों को निकालेंगे आबनाए हुर्मुज़ में से। तो ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग जारी की थी और यह कहा था कि यहां से पीछे हट जाए और कुछ जहाज वापस चले गए थे। अब अमेरिका यह कह रहा है कि ईरान ने सिर्फ वार्निंग जारी नहीं की थी बल्कि ईरान ने वहां पे ड्रोन फायर किए थे, जिनमें से 3 ड्रोन ऐसे थे जिन्हें नाकाम बना दिया गया और एक ड्रोन आकर एक सिंगापुर का जहाज बताया जा रहा है जिसका नाम है MV एवर लवली। वो कहते हैं जी इस जहाज को आकर एक ड्रोन लगा जिससे नुकसान हुआ। तो ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है ईरान ने। अमेरिका का स्टेटमेंट ये है और उसके बाद उन्होंने कहा जी फिर हमने ईरान पे हमला करना था। अब जो ईरान पे अमेरिका ने हमला किया है उसके मुताबिक अमेरिकी जो सेंट्रल कमांड है वो तस्दीक करते हैं कि उन्होंने ईरान के अंदर मिसाइल और ड्रोन के गोदामों और रेडार के मराकज के ऊपर बमबारी की है। जहां से वो ड्रोन उड़ाते हैं, जहां से वो मिसाइल उड़ाते हैं और जहां पे उनके रेडार लगे हुए हैं, इन मराकज के ऊपर अमेरिका ने बमबारी की है। अमेरिका के मुताबिक ये जवाबी कार्रवाई थी क्योंकि ईरान ने 25 जून को सिंगापुर के एक कार्गो जहाज पर ड्रोन हमला किया था जब वो जहाज ओमान के रास्ते आबनाए हुर्मुज़ से गुजर रहा था। अब देखिए, आबनाए हुर्मुज़ के मामले में ईरान और ओमान ने जिम्मेदारी उठाई है और अमेरिका ने उन्हीं के साथ बातचीत की है। तो ईरान और ओमान का यह कहना है कि यहां से जो जहाज गुजरेंगे उन्हें हम गुजारेंगे। ये पहले की तरह कभी नहीं हो सकता। हम माहौल को बचाने के लिए और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक फीस लेंगे, जबकि अमेरिका कहता है यहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जा सकता। अब इस चीज का अभी तक फड्डा पड़ा हुआ है, इन मामलात को तय होना। लेकिन इस बीच में अमेरिका ने वहां से कुछ जहाजों को गुजारने की कोशिश की जिससे एक टेंशन क्रिएट हुई और अब अमेरिका ने बाकायदा बमबारी कर दी है ईरान के ऊपर। बमबारी के बारे में जो ईरान का स्टेटमेंट है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। यानी अमेरिका ने तो बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमने हमला किया, हम दोबारा भी हमला करेंगे और हमने हमला इसलिए किया क्योंकि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है। और ये एक्सप्रेस पे भी खबर छपी हुई है, BBC पे भी छपी हुई है, हर जगह पे ये खबर आ रही है
और वो ये कह रहे हैं कि ईरान का ये इकदाम आलमी तजारत की अहम गुजरगाह आपने गुर्बत में बहरी आमदोरफ्त की आज़ादी के लिए भी खतरा है, लिहाजा जनाब अमेरिका ने ये बमबारी कर दी है। अब इसके जवाब में जो ईरान ने स्टेटमेंट दिया वो ये है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि ईरानी बहरिया और फिजाइया ने ईरान के शहर सरीक पर होने वाले अमरीकी हमले का मुकाबला करते हुए हमला आवर अफवाज को पसपा होने पर मजबूर कर दिया। पासदारानी इनकलाब ने दावा किया कि अमरीकी हमला नाकाम बना दिया गया है और खबरदार किया है कि अमरीकी हमले का जवाब अब दिया जाएगा। यानी अब जो बमबारी अमेरिका ने ईरान में की है उसके बदले में ईरान अमेरिका पे बमबारी करेगा। कहां करेगा, किस वक्त करेगा, वो ईरान ने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा जी कि ईरान का रद्द अमल तेज होगा और फैसला कुन होगा और वो ऐसे वक्त और मकाम पर किया जाएगा जिसका इंतखाब ईरान खुद करेगा। अब देखें ना, ईरान ने अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो उसको फौरी तौर पर करनी पड़ेगी। अभी तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब ईरान के ऊपर अटैक किया गया और ईरान ने सब्र का मुजाहरा किया। यानी लास्ट दो ऐसे मौके हो चुके हैं, एक इसराइल की जानिब से और उसके बाद एक अमेरिका की जानिब से भी, जब ईरान ने वापस जवाबी कार्रवाई नहीं की। और वो ना करने की वजह यह है कि जो दोस्त इस्लामी ममालिक हैं जिनमें कतर, पाकिस्तान और मिस्र वगैरह शामिल हैं, इन्होंने ईरान को जवाबी कार्रवाई से बाज रखा ताकि मुज़ाकरात में खलल पैदा ना हो। अब तीसरी मरतबा ये इंसिडेंट हुआ है। ईरान को अगर जवाबी कार्रवाई करनी है तो वो फौरी तौर पर करेगा, मेरे ख्याल में अगले 24 घंटों के अंदर। और अगर ईरान अभी जवाबी कार्रवाई नहीं करता तो फिर जो मुस्लिम ममालिक हैं, बरादर इस्लामी ममालिक हैं ईरान के, वो दोबारा से कोशिश कर सकते हैं ईरान को सब्र करने के लिए, तलकीन करें और ईरान को रोकें कि आप जवाबी कार्रवाई ना करें, वरना ये जो मुज़ाकरात का अमल है या जो माहिदा ईरान और अमेरिका के बीच में हुआ जिसमें ईरान को बहुत फायदा है, अब वो मामला खराब हो जाएगा। देखिए, अमेरिकन को ये बात भी समझ आ गई है कि ईरानियों ने ना तो मैदान में लड़ाई हारी है, ना ही ईरानियों ने लड़ाई हारी है टेबल पे, और टेबल पे भी जो कुछ ईरानियों ने हासिल कर दिया है वो कुछ कम नहीं है। तो अमेरिकन को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि ईरानी कितनी बड़ी लड़ाई जीत गए हैं और तारीख के अंदर भी उनकी जीत लिख दी जाएगी। तो अब उनकी फ्रस्ट्रेशन है वो आपको नजर आ रही है। ईरान का देखना पड़ेगा वो सब्र करता है या दोबारा से अटैक करता है। ईरान ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। एक और डेवलपमेंट हुई है नादरीन इस रीजन में, और वो डेवलपमेंट हुई है लबनान और इसराइल के बीच में। अमेरिका ने सालसी करवाई और एक फ्रेमवर्क का एक वायदा उसके ऊपर दस्तखत कर दिए गए। ये लबनान और इसराइल के बीच में मुज़ाकरात हुए, इसराइल भी खुश है, लबनान भी खुश है। ये दोनों ममालिक तो खुश हैं, लेकिन हिजबुल्लाह खुश नहीं है। हिजबुल्लाह ने इसके खिलाफ भी स्टेटमेंट जारी किया है और हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इस तरह सरेंडर नहीं करेंगे इसराइल के सामने। देखिए, इसको जरा थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि लबनान के अंदर जो हुकूमत है वो उतनी मकबूल नहीं है। वहां पे हिजबुल्लाह हुकूमत से ज्यादा मकबूल है, लेकिन हुकूमत हिजबुल्लाह की नहीं है। हिजबुल्लाह के लोग हुकूमत का हिस्सा जरूर हैं। अब ये किस तरह मैनेज किया गया है इसके लिए एक बड़ा लंबा वीलॉग करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल हिजबुल्लाह लबनान में हुकूमत में नहीं है, और जो हुकूमत लबनान की है वो अवामी हुकूमत नहीं है कि बड़े पैमाने पर जो है वो अवाम उस हुकूमत के साथ खड़ी हो। मकबूलियत जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है। अब मामला यह है कि जो हुकूमत है अब वो हिजबुल्लाह से भी उसको प्रॉब्लम दें, और इसराइल के साथ उनके मामला अच्छी तरह तय हो जाते हैं, अमेरिकन के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो अब अमेरिकन ने सालसी करवाई है और हिजबुल्लाह को बाहर रखकर एक मुआहिदा कर लिया लबनान ने और इसराइल ने। अब हिजबुल्लाह इस मुआहिदे को जो है वो एक कमजोरी समझ रहा है, यानी वो इस तरह का मुआहिदा नहीं करना चाहते थे। वो कहते हैं जी जो इस्लामाबाद का हमारा मुआहिदा है, जो मामला चल रहा था ईरान और अमेरिका के बीच में, उसकी रोशनी में हमें आगे बढ़ना चाहिए था। बहरहाल ये चीजें चलती रहेंगी। अभी देखते हैं कि इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच में आने वाले वक्तों में मामला क्या होता है, क्योंकि हिजबुल्लाह ये कह रहा है कि वो अपने हथियार भी तैयार रखेंगे और वो लड़ाई के लिए भी तैयार रहेंगे और वो किसी किस्म का कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहरहाल ये एक मुआहिदा और हो गया, अमेरिका ने यहां पे सालसी की है। और अब आखिरी चीज जो है वो वेनेजुएला की सूरत हाल पे मैं आपको जाते जाते बताऊं। ये वीलॉग जरा मुख्तसर होगा क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज इमरान खान साहब के हवाले से है, वो मैं आपको बताता हूं अभी वीलॉग में। लेकिन वेनेजुएला की सूरत हाल ये है कि अब तक 1000 लोग जलजले के नतीजे में उनकी लाशें मिल गई हैं, उनकी पहचान की जा रही है, जबकि हजारों अफराद, कुछ इतलात के मुताबिक 40 से 50 हजार अफराद अभी तक लापता हैं, जिनके बारे में नहीं पता कि वो कहां गए, और हो सकता है कि वो मलबे के नीचे दबे हों। वो कितने जिंदा हैं, कितने लोग मारे गए हैं, इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एक क़यामत खेज जलजला जो है वो वेनेजुएला में आया है। जापान में मेरी कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि जलजला आया और सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई।
वरना जापान में पूरा एक सिस्टम काम करता है कि जैसे ही समुद्र में जलजला आता है या कोई भी ऐसी हरकत होती है तो सुनामी की वार्निंग जारी की जाती है और लोग फौरी तौर पे जो हिफाजती तदाबीर है वो इख्तियार करते हैं। लेकिन बड़े लंबे अरसे के बाद उन्होंने पहली मर्तबा यह महसूस किया कि यह जलजला तो आया लेकिन सुनामी की वार्निंग जारी नहीं की गई, और यह जलजला भी उसी इलाके में आया जहां पे पहले सुनामी आ चुकी है। अब वहां जो मेरी लोगों से बात हुई वो कह रहे जी हम तो हैरान हो रहे हैं कि ये कैसे हुआ। पाकिस्तानी वहां पे जो मौजूद है उन्होंने कहा जी इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और मैं आपको पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो जलजले अब आए हैं ये कुदरती जलजले हैं या कुछ साइंसी अमल का नतीजा है, इसके बारे में अभी हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो अभी आपको नहीं पता। यानी बहुत सारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मसनूई जलजले पैदा किए जा सकते हैं, बहुत सारी ऐसी तबाही लाई जा सकती है जो आप मैदान जंग में हासिल नहीं करते वो आप किसी और तरह कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो लोग मारे गए हैं ये बहुत बड़ी तादाद है वेनेजुएला में। अब आ जाए नाज़रीन इमरान खान साहब के बारे में, जो मैंने एक खबर आपको कहा था मैं जाते जाते आपको बताऊंगा कि मामला पहुंचा कहां तक। सादी बात यह है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश कल भी हो रही थी, आज भी हो रही है, और एंगेज करने वाले एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। वजह यह है कि मौजूदा जो उनका पूरा तजर्बा है बुरी तरह नाकाम हो गया। उनकी सारी असेसमेंट्स फेल हो गई, जो अंदाजे थे उनके गलत साबित हुए। जो तजर्बा उन्होंने किया वहां पे मरियम नवाज को बिठाया, उधर जरदारी को बिठाया, इधर शरीफ खानदान को बिठाया, वफाक में भी हुकूमत बनाई, सब कुछ करके देख लिया, उनका तजर्बा कामयाब नहीं हुआ। अभी वो डटे हुए हैं, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में भी हुकूमत बना दी है, कश्मीर में भी हो सकता है आने वाले वक्त में हुकूमत बना दे, लेकिन उन्हें समझ आ गई है कि ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। तो इमरान खान को एंगेज करना पड़ेगा। इमरान खान को एंगेज करेंगे, वो जेल से बाहर आएंगे तो शायद पॉलिटिकल इस्तेहकाम पैदा हो। इमरान खान साहब की सुई वहीं पे अड़ी हुई है। जो बात वो करते हैं उसूल की बात, वो ये कहते हैं मेरा मैंडेट वापस करो, ये जाली हुकूमत मैं तस्लीम नहीं करूंगा, मुझे जिस दिन छोड़ोगे मैं उस दिन से अपना काम शुरू करूंगा। दूसरा मामला यह है कि चुप करके तो इमरान खान बैठने वाले हैं नहीं। अब अगर इमरान खान को छोड़ते हैं तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। 3 साल का इन्होंने टाइम मांगा था, 3 साल तो इमरान खान ने जेल में ही गुजार दिए, तो जो टाइम है वो भी लगभग पूरा होने वाला है, और डिलीवर पाकिस्तान को इन्होंने कुछ किया नहीं। तो या तो इमरान खान साहब को उनका मैंडेट वापस करे, वो ये कर नहीं सकते क्योंकि इससे गद्दारी के मुकदमात बन जाएंगे, इन्होंने सबने आइन तोड़ा हुआ है, पूरा का पूरा इलेक्शन चोरी कर लिया। तो दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान में एक नया इलेक्शन दिया जाए जो कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो। आसिम मुनीर साहब ये कभी नहीं चाहेंगे, और ना ही शहबाज शरीफ या जरदारी ये चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री को यह सोचना पड़ेगा, और इदारों को और तमाम जितने पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स हैं उनको यह सोचना पड़ेगा कि क्या इन 4-5 लोगों की जिद की वजह से वो पूरे मुल्क का नुकसान कर सकते हैं, सारे इदारों का नुकसान कर सकते हैं, और इतना बड़ा नुकसान कर सकते हैं जिसका मुनाफा बहुत छोटा सा है। अब तक के लिए